नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है नौकरी वाली बहू का धौस। माँ ओ माँ, कहाँ हो आप? ऑफिस से घर में कदम रखते ही नीरज जोर जोर से आवाज लगाने लगा। जानकी देवी अंदर से बोली, अरे क्यों आसमान सिर पर उठा रखा है? मैं यहीं बैठी आराम से चाय की चुस्कियाँ ले रही हूँ। और आज तो ऑफिस से जल्दी आ गया, तो पहले हाथ मुंह धो, फिर आराम से चाय पी। अरे बड़ी बहू प्रिया, जरा देवर के लिए भी एक कप गरम गरम चाय बना देना। प्रिया तुरंत बोली, जी मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। और वह फटाफट किचन की तरफ घुस गई, जैसे घर की जिम्मेदारियों का पहिया उसी के दम पर घूम रहा हो। उधर नीरज फिर से बोला, मम्मी आप चाय वाय बाद में पीती रहना, पहले जरा बाहर तो चल कर देखो। आज घर के बाहर ऐसा नज़ारा है कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नीरज उनका हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए दरवाजे तक ले गया। जैसे ही जानकी देवी ने घर के बाहर कदम रखा, उनकी आंखें फैल गई, मुंह खुला का खुला रह गया और कुछ पल के लिए उनकी आवाज ही गायब हो गई। वह बस सामने देखती रह गई और हैरानी से बोली, अरे ये मैं क्या देख रही हूँ नीरज? घर के बाहर खड़ी थी 50 लाख की एक चमचमाती शानदार फॉर्च्यूनर गाड़ी, जिस पर पड़ोसियों की नजरें टिकी हुई थी। जानकी देवी हैरानी से बोली, अरे बेटा, ये इतनी महंगी चमचमाती गाड़ी किसकी है? कहीं किराए पर तो लेकर नहीं आया? आजकल लोग दिखावे के लिए कुछ भी कर लेते हैं। तभी गाड़ी का दरवाजा धीरे से खुला और गाड़ी से उतरी जानकी देवी की छोटी बहू नेहा। जींस टॉप पहने, हाई हील्स की खटखट करती आवाज, खुले बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखों पर काला चश्मा। वो किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। पड़ोस की औरतें आपस में फुसफुसाने लगी, अरे ये तो जानकी की छोटी बहू है, लगता है किस्मत खुल गई इसकी। जानकी देवी की आंखें गोल हो गई। वो हैरानी से बोली, अरे बहू तुम इस गाड़ी में, और ये तुम चला रही थी? तुम्हें गाड़ी चलानी कब से आ गई? नेहा ने स्टाइल से चश्मा उतारा, मुस्कुराई और बोली, मम्मी जी गाड़ी चलाना ही नहीं, गाड़ी खरीदना भी आता है। मम्मी जी, ये गाड़ी मैंने खरीदी है अपनी कमाई के पैसों से। अब से ऑफिस भी इसी से जाऊंगी। मतलब ये 50 लाख की गाड़ी तुमने खरीदी है? तभी ट्रे में चाय की कप लेकर जानकी देवी की बड़ी बहू प्रिया बाहर पहुंची। जैसे उसकी नज़र सामने खड़ी नई चमचमाती गाड़ी पर पड़ी, वो एक पल के लिए ठिठक गए। वो भी हैरानी से बोली, अरे इतनी नई, इतनी शानदार गाड़ी किसकी है ये? हमारे घर के सामने तो पहली बार ऐसी गाड़ी खड़ी देख रही हूँ। छोटी बहू नेहा ने चाबी उंगली पर घुमाते हुए मुस्कुरा कर कहा, जेठानी जी गाड़ी सिर्फ नई नहीं है, ये मेरी है, मेरी मेहनत की कमाई की है। जानकी देवी अभी भी गाड़ी को छू छू कर देख रही थी, जैसे कोई सपना पूरा हो गया हो। प्रिया ने जैसे ही प्यार से गाड़ी पर हाथ फेरा, वैसे ही नेहा तुरंत तेज आवाज में बोली, भाभी प्लीज अपने आटे मसाले वाले हाथों से मेरी चमचमाती गाड़ी को मत छूइए, कहीं इसकी चमक फीकी न पड़ जाए। प्रिया ने धीरे से हाथ पीछे खींच लिया, भाभी आप किचन संभालिए, गाड़ी और बाहर की दुनिया मैं संभाल लूंगी। वैसे भी हर किसी की अपनी अपनी जगह होती है। फिर नेहा सास के पास जाकर बोली, चलिए ना मम्मी जी, हम सब लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। नई गाड़ी की पहली सवारी आप करेंगी। नीरज भी तुरंत बोला, हाँ माँ, आप जल्दी तैयार हो जाओ, मैं भी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। प्रिया भी उत्साह से बोली, मम्मी जी मैं भी चलती हूँ, मैं भी तो देखूं नई गाड़ी में बैठना कैसा लगता है। अभी प्रिया की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जानकी देवी तुरंत बोल पड़ी, अरे बहू तू कहाँ घूमने जाएगी हमारे साथ? जा पहले रसोई में मीठा बना, खीर बना। घर में नई महंगी गाड़ी आई है, खुशियाँ आई है, कुछ मीठा तो बनना ही चाहिए। और हाँ, किचन भी साफ कर देना, हम लोग घूमकर आते हैं। देखा भाभी, हर किसी की अपनी अपनी किस्मत होती है। आप किचन में ही अच्छी लगती हैं, आप चूल्हा चौका के लिए ही बनी हैं। नौकरी वोकरी आपके बस की बात नहीं है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप खड़ी रही। इस घर में उसका दर्द समझने वाला था ही कौन? उसका पति सागर भी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। आज अगर वह घर पर होता
तो शायद कोई प्रिया से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। जानकी देवी होठों पर लाली लगाते बोली, देख मेरी छोटी बहू नेहा का कितनी स्मार्ट है, गाड़ी चलाना भी जानती है। शादी से पहले ही सब कुछ सीख लिया उसने। और एक तू है, बस किचन और राशन के हिसाब से ही बाहर ही नहीं निकली। 2 रोटी बनाने और बर्तन मांजने के अलावा तुझे आता ही क्या है? प्रिया ने आंसू पोंछे, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रही। वह धीरे से बोली, मम्मी जी, छोटी बहू ने शादी से पहले गाड़ी चलाना सीखा और मैंने शादी के बाद ये घर चलाना सीखा है। जानकी देवी बोली, घर चलाना कोई बड़ी बात नहीं होती। प्रिया ने सीधा जवाब दिया, बड़ी बात नहीं होती मम्मी जी, लेकिन अगर मैं 3 दिन के लिए किचन बंद कर दूं ना, तो इस घर को पता चल जाएगा कि बड़ी बहू क्या करती है। जानकी देवी थोड़ा चिढ़कर बोली, ओह जवाब चलाना, मुंह में जबान भी आ गई। बहुत जुबान चलाना सीख गई है तू। प्रिया बोली, जुबान नहीं मम्मी जी, बस आज पहली बार अपने लिए बोल रही हूँ। वरना इस घर में सबके लिए काम किया, लेकिन कभी किसी ने मेरे लिए एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। जानकी देवी फिर बोली, छोटी बहू घर की इज्जत बढ़ा रही है, गाड़ी लेकर आई है, सारे पड़ोसियों में वाहवाही हो रही है मेरी। प्रिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, इज्जत गाड़ी से नहीं बढ़ती मम्मी जी, इज्जत घर के लोगों के व्यवहार से बढ़ती है। इतना कहकर प्रिया चुपचाप किचन में चली गई और गैस जलाई, दूध रखा, खीर बनाने लगी। खीर चलाते चलाते उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वह मन ही मन बुदबुदाई, सबको नई गाड़ी की खुशी है, लेकिन किसी को ये नहीं दिखता कि इस घर की असली गाड़ी तो मैं हूँ, जो बिना रुके सबकी जिंदगी चला रही हूँ। और उसी समय उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, सागर कॉलिंग। प्रिया ने आंसू पोंछे और फौरन अपने पति का फ़ोन उठाया। उधर नेहा, जानकी देवी और नीरज गाड़ी लेकर घूमने निकले हुए थे। गाड़ी में गाने बज रहे थे, सब मज़े से झूम रहे थे। थोड़ी देर बाद नेहा ने प्रिया को फ़ोन लगाया और हंसते बोली, जेठानी जी, वो क्या है ना, हमें आते-आते थोड़ा लेट हो जाएगा। दरअसल मैं रास्ते में अपने मायके आ गई हूँ। अब यहाँ सब लोग पार्टी मांग रहे हैं, तो मैं सबको लेकर घर ही आ रही हूँ दूसरी गाड़ी से। करीब 20-25 लोग होंगे। आप बस खाना बना दीजिएगा। नेहा बोली, 20-25 लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी? और घर में इतना राशन भी है या नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना नेहा। नेहा बेफिक्री से बोली, अरे भाभी, आप तो घर की बड़ी बहू हो, ये सब तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। मैं बस सबको लेकर पहुंच रही हूँ। मेन्यू मैं बता रही हूँ, शाही पनीर, दाल मखनी, पुलाव, पूरी, रायता और मीठे में खीर बना देना। ओके भाभी, बाय। हम लोग 2 घंटे में आ रहे हैं। इतना कहकर नेहा ने फ़ोन काट दिया। प्रिया कुछ देर फ़ोन हाथ में लेकर खड़ी रह गई। फिर खुद से बोली, यह लोग घूम रहे हैं और मैं यहाँ 25 लोगों का खाना बनाऊं। मैं बहू हूँ या होटल की कुक। उसी समय जानकी देवी का भी फ़ोन आया। बहू, नेहा ने बताया ना उसके मायके वाले आ रहे हैं, ज़रा अच्छे से खाना बना लेना, हमारी इज्जत का सवाल है। प्रिया ने धीरे से कहा, मम्मी जी, लेकिन इतना सारा खाना मैं इतनी जल्दी अकेले कैसे बनाऊंगी? जानकी देवी बोली, नेहा बाहर के काम देखती है, तुम घर का काम देखो, हर किसी का काम बटा हुआ है। फ़ोन कट गया। प्रिया किचन में गई, खाली डिब्बे खोले, कहीं आटा कम, कहीं चावल कम, कहीं दाल खत्म। घर में राशन है, लेकिन मेहमान 25 लोग आ रहे हैं। फ़ोन रखते ही जानकी देवी को एक और ख्याल आया। उन्होंने तुरंत फिर से प्रिया को फ़ोन लगाया। अरे सुनो बहू। जी मम्मी जी, जब नेहा के मायके वाले आ ही रहे हैं, तो मैंने भी अपनी बेटी और दामाद को सपरिवार निमंत्रण दे दिया है। अब अच्छा लगता है क्या कि सब खाकर चले जाएं और मेरी ही बेटी दामाद मुँह ताकते रह जाएं? प्रिया ने हैरानी से कहा, मतलब? और लोग भी आएंगे? जानकी देवी गर्व से बोली, हाँ, आखिर मेरी इकलौती बेटी है वो, उसका भी तो हक बनता है। वैसे भी घर में इतनी बड़ी खुशियाँ आई हैं, तो सबको शामिल करना चाहिए। तुमसे तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे गाड़ी की। प्रिया ने कहा, मम्मी जी, पहले ही 20-25 लोग आ रहे हैं, अब और लोग, इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे संभालूंगी?
जानकी देवी ने भौवे चढ़ाते हुए कहा, हमारे जमाने में तो बहू अकेले ही 50-60 लोगों का खाना बना लेती थी। मम्मी जी, आपके जमाने में शायद लोग मदद भी कर देते होंगे। यहाँ तो सब ऑर्डर देने में ही व्यस्त हैं। खुशी सबकी है, मेहमान सबके हैं, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ मेरी क्यों? जानकी देवी बोली, क्योंकि तुम बड़ी बहू हो, कमाती नहीं हो और घर में काम ही कितना होता है। प्रिया तुरंत बोली, तो क्या बड़ी बहू होने का मतलब सिर्फ काम करना है? हक, इज्जत और आराम कुछ नहीं। जानकी देवी ने बात घुमाते हुए कहा, देखो बहू, मुझे कोई बहस वहस नहीं करनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखना कि आज घर की इज्जत पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। फोन कट गया। इधर प्रिया गहरी सोच में डूब गई। आखिर इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी, लेकिन हालात से समझौता करना उसकी आदत बन चुका था। उसने खुद को संभाला और बुदबुदाई, चलो प्रिया, रोने से कुछ नहीं होगा, काम तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले उसने जल्दी-जल्दी पुलाव के लिए चावल चढ़ाए, फिर रायता तैयार किया, चटनी पीसी, कभी गैस पर कढ़ाई चढ़ाती, तो कभी प्रेशर कुकर सीटी मारता। पूरा किचन जैसे युद्ध का मैदान बन चुका था। एक तरफ पसीना और दूसरी तरफ आंसू, लेकिन प्रिया बिना रुके बस काम करती जा रही थी। समय का पता ही नहीं चला और देखते ही देखते दरवाजे की घंटी लगातार बजने लगी। मेहमान सब आ चुके थे। बाहर हंसी ठिठोली, शोर शराबा और अंदर किचन में अकेली प्रिया, जिसके हाथों में अब भी आटा लगा था। वो जल्दी से बाहर आई, लेकिन खुद को आईने में देखकर ठिठक गई। उसके कपड़े हल्दी और आटे के दागों से सने थे, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वह धीरे से खुद से बोली, आज भी मैं तैयार नहीं हो पाई। सबके लिए सब कुछ करती रह गई, लेकिन अपने लिए एक पल भी नहीं बचा पाई। इतने में नेहा अपने मायके वालों के साथ अंदर आई, पूरी तरह तैयार, टिप टॉप, स्टाइलिश, हंसती मुस्कुराती, और जैसे ही उसकी नज़र प्रिया पर पड़ी, उसने हल्का सा ताना मारा, अरे भाभी, ये क्या शक्ल सूरत बना रखा है आपने? आज घर में इतने मेहमान आए हैं, थोड़ा तैयार हो जाती तो अच्छा लगता। प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तैयार होने का समय भी तो मिलता देवरानी जी, तो शायद मैं भी थोड़ी अच्छी ही लगती। नेहा बोली, काम तो होता ही रहता है भाभी, थोड़ा टाइम मैनेज करना भी आना चाहिए। हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब सारा टाइम ही दूसरों की फरमाइशों में निकल जाए, तो अपने लिए टाइम कहाँ बचता है? तभी नेहा की एक सहेली ने धीरे से ताना मारते हुए कहा, अरे नेहा, ये तुम्हारी बड़ी भाभी हैं। मैं तो समझी घर में कोई काम करने वाली बैठी है। इतने मेहमान आए हैं और इन्हें तैयार होने की भी फुर्सत नहीं मिली। कुछ लोग तो मुंह पर ही प्रिया के हंस पड़े। नेहा भी मुस्कुराकर बोली, अरे माया, अगर ये मैं मेरी तरह नौकरी करती, बाहर जाती, लोगों से मिलती, तो इन्हें भी तैयार रहना, स्टाइल करना सब आता। ये तो बस घर में ही रहती हैं, 5 मीटर की साड़ी में लिपटी रहती हैं। इनका काम ही क्या है? प्रिया चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। तभी नेहा का पति नीरज भी हंसते बोला, सच कहूँ नेहा, अच्छा हुआ मैंने माँ की बात सुनकर मानकर तुमसे शादी कर ली। देखो, आज तुम्हारी वजह से घर के सामने इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी है, वो भी तुम्हारी सैलरी से। मुझे तो फायदा ही फायदा है। सब लोग हंस पड़े। आई एम प्राउड ऑफ यू डार्लिंग। नीरज ने अगला ताना मारते हुए कहा, देखो ना, भैया ने भाभी से शादी करके क्या हासिल कर लिया? न गाड़ी, न पैसा, न कोई स्टेटस स्टाइल। भाभी आखिर करती ही क्या है? अगर भाभी जैसी बीवी मेरी लाइफ में आती तो मेरी तो किस्मत ही फूट जाती। रिया सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी। उसे बहुत अपमानित महसूस हो रहा था। तभी जानकी देवी भी बोल पड़ी, अरे छोड़ो, बड़ी बहू को इसे तो बस रसोई, आटा दाल चावल में ही खुशी मिल जाती है। प्रिया की आंखों से अब तो आंसू गिरने लगे, लेकिन वह अब भी चुप थी। नेहा की माँ बोली, बेटी, बुरा मत मानना, लेकिन आज के ज़माने में वही बहू अच्छी मानी जाती है जो घर भी संभाले और स्टेटस भी बढ़ाए। सिर्फ रोटी बनाने से घर नहीं चलता। मेहमान भी हंस पड़े। ठीक उसी समय
सागर भी घर में दाखिल हो गया। प्रिया की आंखों में आंसू देखकर वह गुस्से में आग बबूला हो गया। माँ, आपने सही कहा, सिर्फ रोटी बनाने से घर नहीं चलता, लेकिन ये भी सच है कि रोटी बनाने वाला न हो तो घर भी नहीं चलता। पूरा हॉल शांत हो गया। प्रिया भी बोल पड़ी, आज आप सबको गाड़ी दिख रही है, पैसा दिख रहा है, स्टाइलिश स्टाइल दिख रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं दिख रहा है कि आज जो आप सब 25 लोग यहाँ खाना खाने बैठे हैं, वो खाना सुबह से एक अकेली औरत ने बनाया है। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सागर बोला, गाड़ी ईएमआई से आ सकती है, स्टाइल पैसे से आ सकता है, लेकिन घर चलाने के लिए त्याग चाहिए, और वो त्याग प्रिया ने अकेले किया है। जानकी देवी गुस्से में बोली, बेटा, तुम्हें मेहमानों के सामने ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? घर की बातें घर में ही अच्छी लगती है। तभी सागर ने तेज आवाज में कहा, तमाशा? तमाशा मैं नहीं कर रहा हूँ माँ। तमाशा तो तब बन रहा था जब सब लोग मिलकर मेरी पत्नी का मजाक उड़ा रहे थे और आप चुपचाप सब सुन रही थी। सागर आगे बोला, जब नीरज भाभी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, जब नेहा और उसके मायके वाले प्रिया की बेइज्जती कर रहे थे, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और आज जब मैं अपनी पत्नी के सम्मान के लिए बोल रहा हूँ, तो आपको ये तमाशा लग रहा है। जानकी देवी चुप हो गई। माँ, आपने कभी प्रिया के त्याग को, समर्पण को समझने की कोशिश की है? वो भी नौकरी करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन आपने ही कहा था कि घर में ननंद है, 2 छोटे देवर हैं, घर कौन संभालेगा, घर गृहस्थी, और आपने उसे सपनों से उठाकर सीधे रसोई में झोंक दिया, हमेशा के लिए। प्रिया की आंखों से आंसू झर-झर बहने लगे। सागर बोला, ये तो प्रिया का बड़प्पन है माँ, कि उसने कभी पलटकर आपसे सवाल नहीं किया, कभी अपने त्याग का हिसाब नहीं मांगा, कभी ये नहीं कहा कि उसने क्या खोया इस घर के लिए। फिर सागर ने सबकी तरफ देखकर कहा, आप लोग प्रिया को सिर्फ किचन में ही देखते हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिखता कि अगर एक दिन प्रिया किचन में हड़ताल कर देना, तो इस घर का पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, सब भूखे ही मर जाएंगे। सागर ने आगे कहा, जिस नेहा की आप सब तारीफ करते नहीं थकते, जो सुबह सुबह ऑफिस जाती है, वो इसलिए आराम से नौकरी कर पा रही है क्योंकि पीछे से कोई उसका टिफिन बनाता है, उसके कपड़े धोता है, घर संभालता है, और वो सब प्रिया करती है। नेहा चुप हो गई। सागर बोला, जिस वॉशिंग मशीन में आप लोग कपड़े डाल देते हो, अगर प्रिया उन्हें निकाल कर सुखाए नहीं, तह करके रखे नहीं, तो वही कपड़े मशीन में पड़े पड़े सड़ जाएंगे, बदबू मारेंगे। लेकिन आपको वो काम दिखता नहीं, क्योंकि वो काम चुपचाप होता है, बिना शोर के। घर पैसों से नहीं चलता माँ, घर उस इंसान से चलता है जो बिना छुट्टी, बिना सैलरी, बिना तारीफ के दिन रात घर के लिए काम करता है, और इस घर में वो इंसान प्रिया है। आज के बाद इस घर में अगर किसी ने प्रिया का अपमान किया, तो उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। सागर ने नीरज की तरफ देखा और उसे जवाब देना शुरू कर दिया। तुम्हें बहुत बड़ा गुमान है ना कि तुम्हारी पत्नी गाड़ी लेकर आई है? तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो? ये गाड़ी, ऐसी गाड़ी तो मैं चुटकियों में खरीद सकता था, लेकिन मैंने अपनी खुशियों से पहले तुम लोगों की जिम्मेदारी उठाई। सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। पिताजी के जाने के बाद इस घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। 2 छोटे भाई थे, 1 बहन थी, माँ थी। उस समय अगर मैं चाहता तो अपने लिए गाड़ी, घर, आराम की ज़िंदगी, सब कुछ खरीद सकता था। लेकिन मैंने अपने सपने रोक दिए, और तुम लोगों की पढ़ाई, तुम्हारी फीस, तुम्हारी महँगी-महँगी किताबें, तुम्हारे खर्चों पर अपना पैसा लगा दिया। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? जब मैं ये सब कर रहा था, तब प्रिया ने मुझे कभी नहीं रोका। वो चाहती तो कह सकती थी, अपने भाइयों पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? लेकिन उसने हमेशा यही कहा, ये हमारा परिवार है और हमारी ज़िम्मेदारी है इन सबको निभाने की। प्रिया रोते हुए सागर को देख रही थी। सागर ने आगे कहा, और पारुल, मेरी प्यारी बहना, जब तुम्हारे पति को बिज़नेस में घाटा हुआ था, तब किसने पैसे दिए थे? मैंने दिए थे। प्रिया ने अपने गहने गिरवी रख दिए थे।
सिर्फ अपने परिवार के लिए। आज तक वो पैसे वापस नहीं आए, लेकिन मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। पारुल के पति की नजरें झुक गई। सागर की आवाज भारी हो गई। आज अगर मैं अपने लिए जीता तो यकीन मानो इस घर के सामने एक नहीं, चार चार गाड़ियां खड़ी होती। आज तुम लोग गाड़ी पर घमंड कर रहे हो, लेकिन याद रखना, जिस नींव पर खड़े होकर तुम ऊंचाई देख रहे हो, वो नींव मैंने और प्रिया ने मिलकर बनाई है। अगर हम नींव नहीं बनाते तो तुम लोग आज इतनी ऊंचाई पर खड़े भी नहीं हो पाते। मैंने कभी तुम लोगों से धन्यवाद, शुक्रिया नहीं मांगा, लेकिन आज कम से कम मेरी पत्नी का अपमान तो मत करो, क्योंकि उसने मेरे साथ मिलकर तुम सबकी जिंदगी बनाई है। नीरज गुस्से में बोला, भैया, तब मैं कमाता नहीं था, तो आपने जो पैसे दिए, तो क्या आपने हम पर कोई एहसान किया? वो पैसा मैं लौटा दूंगा। और वैसे भी मैं कोई फ्री की रोटी अब नहीं खाता हूँ। मैं और मेरी बीवी घर का खर्चा देते हैं, घर में पैसा देता हूँ। अब तक चुप खड़ी प्रिया से रहा नहीं गया। देवर जी, आप जो पैसे माँ को देते हैं ना, माँ वो सारे पैसे अपनी बेटी पारुल पर लुटा देती है। घर का असली खर्च आज भी आपके बड़े भैया ही चला रहे हैं। बिजली का बिल, राशन, दवाई, नौकर, मरम्मत सब भैया की सैलरी से चलता है। और आपको लगता है कि आप खर्चा देते हैं? नीरज चुप हो गया। तभी सागर अंदर कमरे में गया और अलमारी से एक पुरानी फाइल लेकर आया। उसने फाइल टेबल पर पटकी और बोला, नीरज, आज तुम्हें सब सच दिखा ही देता हूँ। तुम कहते हो ना कि तुमने सब खुद किया, तो ये देखो। सब लोग फाइल देखने लगे। सागर ने कागज निकाल कर कहा, जब पिताजी जिंदा थे, उनका बिजनेस घाटे में चल रहा था। उन्होंने ये घर बैंक में गिरवी रख दिया था लोन पर, लेकिन बाद में वो लोन चुका नहीं पाए। उसी चिंता में उन्हें कैंसर हो गया और फिर एक दिन वो हमें छोड़कर चले गए। जानकी देवी रोने लगी। सागर की आवाज भारी हो गई। पिताजी के जाने के बाद इस घर पर बैंक का कर्ज था। घर नीलाम होने वाला था। तब मैंने नौकरी की, लोन उठाया और सालों तक किस्त भर भर कर ये कर्ज चुकाया। धीरे धीरे करके इस घर को बचाया। ये बैंक के पेपर है, ये लोन क्लोजर के पेपर है, ये पेमेंट की रसीदें हैं, सब मेरे नाम से। जिस घर में खड़े होकर तुम मुझे बोल रहे हो ना कि एहसान किया क्या, वो घर तो पहले ही बैंक का हो चुका था। मैंने उसे वापस लिया है। नीरज के हाथ कांपने लगे। तुम कहते हो ये घर सबका है? हाँ, रहने के लिए सबका है, लेकिन बचाने वाला मैं हूँ। कर्ज मैंने चुकाया, घर मैंने बचाया। तो सच कहूँ तो ये घर सबसे पहले मेरा हुआ, फिर तुम सबका। जानकी देवी कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा मेरा परिवार है, सब अपने हैं। लेकिन आज समझ आया, जहाँ त्याग की कीमत नहीं होती, वहाँ सच दिखाना पड़ता है। यहाँ पैसे कमाने से इंसान बड़ा नहीं होता, सोच बड़ी होने से होता है। जब तुम गाड़ी पर लाखों खर्च कर सकती हो, तो पार्टी का इंतजाम बाहर भी कर सकती थी। भाभी इस घर की बहू है, तुम्हारी मुफ्त की नौकरानी नहीं। सागर ने गुस्से में कहा, बस, अब बहुत हो गया। अब तुम लोग मेरे घर से चले जाओ। मैं अब एक पल भी ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। नीरज अकड़ कर बोला, ठीक है भैया, मैं चला जाऊंगा। चलो नेहा, सामान पैक करो। इतना सुनते ही जानकी देवी घबरा गई। वो रोती बोली, बेटा, तू मुझे छोड़कर जा रहा है, मुझे भी अपने साथ ले चल। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? तभी पहली बार प्रिया ने भी कड़वी आवाज में कहा, हाँ माँ जी, आप भी चली जाइए इनके साथ। वैसे भी आपने मुझ पर कौन सा बहुत प्यार लुटाया है। हमेशा बहुओं में भेदभाव ही किया है। छोटी बहू बेटी जैसी और मैं हमेशा पराई। अब मैं आपको अपने पास रख भी नहीं सकती। जानकी देवी स्तब्ध रह गई। छोटी बहू नेहा तुरंत बोली, नहीं नहीं, मैं माँ को अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। उन्हें तो हमेशा पैसों से प्यार था, मुझसे थोड़े ही प्यार करती थी। अब मैं अपने मायके रहूंगी, अपनी जिंदगी ऐसे जीऊंगी। मैं माँ जहाँ चाहे जाएं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। इतना कहकर नेहा नीरज का हाथ पकड़कर मायके वालों के साथ घर से बाहर निकल गई। जानकी देवी रोती रह गई। उधर प्रिया ने कहा, माँ जी, जिस बेटी पर आपने सबसे ज्यादा प्यार लुटाया,
जिसके लिए हमेशा मेरी बेइज्जती की, अब उसी बेटी के पास चली जाइए, वही आपको सबसे ज़्यादा सुख मिलेगा। तभी पारुल बोली, भाभी, माँ की ज़िम्मेदारी बेटों की होती है, बेटियों की नहीं। मैं माँ को अपने साथ नहीं रख सकती। मेरा अपना ससुराल है, मेरा अपना घर है, मैं ये ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकती। कहते हुए वह भी दामाद के साथ अपने घर चली गई। यह सुनते ही जानकी देवी ज़मीन पर धम से बैठ गई। उनका एक और छोटा बेटा जो कि हॉस्टल में था, उसके पास रहने के लिए जा भी नहीं सकती थी। आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिस बहू को उन्होंने हमेशा पराया समझा, असल में वह वही अपनी थी। प्रिया बोली, माँ जी, चिंता मत कीजिए, मैं आपको यूँ दर-दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ूँगी। जानकी देवी की आँखों में उम्मीद की हल्की किरण जागी। सच बहू? प्रिया ने सीधे उनकी आँखों में देखते हुए कहा, जी हाँ माँ जी, कल ही मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ आऊँगी, वहीं आपकी अच्छी देखभाल हो जाएगी। ये सुनते ही जानकी देवी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, उनका सिर चकरा गया। वृद्धाश्रम? बहू, तुम मुझे वहाँ भेजेगी? वह रोते हुए बोली। प्रिया का चेहरा सख्त हो गया। क्यों माँ जी? जब सास अपना असली रूप दिखाए तो बहू को भी थोड़ा मतलबी बनना ही पड़ता है, थोड़ा स्वार्थी होना भी सीखना पड़ता है। आपने मुझे कभी बहू नहीं समझा, हमेशा फ़र्क किया, हमेशा ताने दिए, कभी मेरे त्याग को देखा ही नहीं। जानकी देवी रोते हुए बोली, बहू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। माँ जी, कुछ फैसले दिल से नहीं, हालात से लेने पड़ते हैं और आज हालात यही कह रहे हैं। जानकी देवी रोते-रोते प्रिया के पैरों में बैठ गई। बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे हमेशा पराया समझा, तेरे त्याग को कभी समझा ही नहीं। आज समझ आया, बेटी जन्म से होती है, लेकिन बहू अपने कर्म से बेटी बनती है और तू सच में मेरी बेटी से भी बढ़कर निकली। प्रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने तुरंत जानकी देवी को उठाया। माँ जी, ऐसा मत कीजिए। माँ कभी पैरों में नहीं बैठती और मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूँ कि आपको सच में वृद्धाश्रम भेज दूँ। जानकी देवी हैरान होकर बोली, मतलब तुम मुझे नहीं भेजेगी ना? प्रिया हल्का सा मुस्कुराई। नहीं माँ जी, मैं आपको कहीं नहीं भेजूंगी। बस आपको ये एहसास दिलाना था कि जब अपनों का सहारा छिन जाता है तो कैसा लगता है। सागर बोला, माँ, घर टूटता नहीं पैसों से, घर टूटता है भेदभाव से और घर बनता है प्यार और सम्मान से। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।